वेलकम स्टूडेंट्स। आज की सेशन में हम लोग कंटेम्प्रेरी इशू की चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है द यूएसए में। और आपको पता होगा कैलिफोर्निया में इमरजेंसी घोषणा कर दी गई है। एक महत्वपूर्ण जो फिनोमेना वहाँ पर घटा है और वो एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें प्रेसिपिटेशन किस प्रकार से होता है और वेदर कंडीशन कैसा रहता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक रिवर्स को पाइनएप्पल, इक्वेटोरियल प्लूम और अन्य नामों से जाना जाता है। उन नामों के बारे में देखेंगे और कुछ अन्य तथ्य जो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिवर है क्या। एटमॉस्फेरिक रिवर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि एटमॉस्फेयर में रिवर, लेकिन ये रिवर जो है जो सरफेस पे रिवर चलती उससे अलग है। ठीक है, सरफेस पे जो रिवर होती है वो वाटर होते हैं, वाटर का फ्लो होता है, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक रिवर होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। और दूसरे तरह से कहें तो ये क्लाउड, सीरीज ऑफ क्लाउड्स होते हैं। ये सीरीज ऑफ क्लाउड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और ये मूव करते हैं वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन की तरफ। वो एटमॉस्फेरिक रिवर होता है। तो एटमॉस्फेरिक रिवर को डिफाइन किया गया है कि एटमॉस्फेरिक रिवर आर लॉन्ग नैरो बैंड ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वाटर वेपर फ्लोइंग इन एटमॉस्फेयर। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, इनमें वाटर वेपर का बहुत ज़्यादा संकेंद्रण होता है। तो इसको जो समझने की बात है, आइए किस प्रकार से होता है। अगर हम लोग इमेजिन करें इस परिभाषा के अनुसार और जो नासा के सैटेलाइट के द्वारा जो अध्ययन किया गया है और उससे जो प्राप्त हुआ है कुछ फैक्ट्स और फिगर इसके बारे में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नासा के अध्ययन से कहा गया कि ये नैरो होते हैं। तो ठीक है, ये क्या होते हैं, नैरो होते, लॉन्ग होते हैं। तो नासा के अध्ययन से पता चला है कि ये एटलीस्ट 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जो है, एटलीस्ट 2000 किलोमीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। सीरीज ऑफ क्लाउड्स जो होते हैं वो 2000 किलोमीटर तक लंबा रहता है। बादल के पीछे बादल के पीछे बादल बने हुए हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लेंथ हो गया ये हमारा। इसका चौड़ाई जो है नासा के अनुसार जो है, विड्थ जो है वह है कम से कम 1000 किलोमीटर, कम से कम 1000 किलोमीटर ये भी होता है। लंबाई 200 किलोमीटर कम से कम, चौड़ाई कम से कम 1000 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो ये थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है ये होती है 3 किलोमीटर। अप्रोक्स कितनी होती है, अप्रोक्स ये जो है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ वाटर वेपर्स और सीरीज ऑफ क्लाउड्स हैं जो कि 2000 किलोमीटर तक, कम से कम 2000 किलोमीटर तक कंटिन्यूअस ये फ्लो करते हैं एटमॉस्फेयर में। और दूसरा की चौड़ाई इनकी 1 किलोमीटर होती है लेकिन थिकनेस 3 किलोमीटर होता है। अब ये समझ सकते हैं कि कितनी प्रचुर मात्रा में इसमें जल उपलब्ध रहता है। इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिवर बोल देते हैं। अब दूसरा ये है कि ये क्या, अच्छा, एटमॉस्फेरिक रिवर के जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो होते हैं वो ग्लोब पर सभी जगह बनने को, इनकी फॉर्मेशन सभी जगह पर होता है। ये ट्रॉपिकल से लेकर के सब ट्रॉपिकल और मिड लैटिट्यूड के ऊपर तक देखने को मिलते हैं। पोलर रीजन में बहुत कम, अलास्का वगैरह में होता है, तो अलास्का का चूंकि वेस्टर्ली जो होता है उसके पास चला जाता है, लेकिन इक्वेटोरियल से लेकर के आपके मिड लैटिट्यूड तक बहुलता से देखने को मिलते हैं। इनका फॉर्मेशन प्राय इक्वेटोरियल रीजन में होता है और ये फ्लो करते हैं मिड लैटिट्यूड की तरफ। लेकिन ये फॉर्मेशन क्यों यहाँ पर वाटर वेपर्स की बहुलता होती है, आइए इसको समझते हैं। वाटर वेपर्स को अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को कोरिलेट कर ले तो हमारा इसको फॉर्मेशन को समझना आसान हो जाता है। देखिए कैसे, ये हम बात करते हैं, ये हमारा 5 डिग्री, ये हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये है 5 डिग्री नॉर्थ, ये है 5 डिग्री साउथ, नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड। ये है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये है 60 से 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड।
डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये हमारा 75 to 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। इधर की जब हम बात करते हैं साउदर्न में, तो साउदर्न में सेम कंडीशन है, 30 to 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 60 से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और 75 to 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब कि ये पोलर रीजन हमारा हो गया। और मैं अब हाई प्रेशर लो प्रेशर की फॉर्मेशन की बात नहीं करूंगा, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पॉइंट डिग्री नॉर्थ से लेकर पॉइंट साउथ तक है, ये हमारा लो प्रेशर का बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, ये फिर अगेन लो प्रेशर, अगेन हाई प्रेशर। सेम फिनोमेना जो है, सेम सिमिलर जो प्रोसेस है होता है यहाँ पर। लो प्रेशर तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। और बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे कि विंड जो होती है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर नीचे आकर के यहाँ पर गिरती है 30 से 35 के बीच, फिर यहाँ से अगेन इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये विंड जो यहाँ से बात करते हैं, फिर यहाँ पर जाती है, इधर की तरफ मूव करती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर नीचे की तरफ गिरती है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पे पोलर के पास आती है, फिर ये इस प्रकार से मूव करती है, फिर यहाँ से विंड ऊपर की तरफ जाती है 30 से 35 के बीच, अगेन आकर के डिसेंडिंग होता है, फिर ये इक्वेटर की तरफ जाती है, फिर यहाँ से एक विंड जो है 60 से 65 की भी जाती है, फिर वो अगेन इस प्रकार से, फिर पोलर से यहाँ के बाद फिर यहाँ से अगेन, फिर ये ऐसे और ये, ठीक है। और आप ये बात समझते होंगे कि ये जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच है, हाई प्रेशर है, यहाँ जो होता है इसको लोग बोल देते हैं ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड हो गया। 30 से 35 और 60 से 65 के बीच इसको लोग बोल देते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है, इसको लोग क्या बोल देते हैं, वेस्टर्लीज, ठीक। इसके बाद ये जो होता है 90 डिग्री से लेकर 60 से 65 इसको बोल देते हैं पोलर विंड। सेम फिनोमेना इसी प्रकार से, सेम प्रोसेस, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर विंड, ठीक है। सतह के पास जो विंड जो फ्लो कर रही है उसे हम लोग बोल देते हैं प्लेनेटरी विंड, ग्रहीय पवन। 3 प्रकार की होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड। और ये ऊपर की तरफ जो है, जो ट्रेड विंड है, ये जो ट्रेड वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड है, इसके ऊपर की तरफ ये विंड जो फ्लो हो रही है, ये ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ से ऊपर उठने के बाद इस प्रकार से ऐसे गिर रही है, यहाँ से ऊपर उठने के बाद गिर रही है। अलग बात है कि फिर इसमें कई सब सेल बनते हैं, तो ये ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की ये तरफ जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो फ्लो हो रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम कौन सा हुआ, ये हमारा जेट स्ट्रीम हुआ, ये हमारा जेट स्ट्रीम हुआ, ये जेट स्ट्रीम हुआ, यहाँ पर ये जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम है। इस प्रकार से हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इस प्रकार से बन रहा है। सतह पर देखकर टेरेस्ट्रियल विंड है, ठीक है, जिसे प्लैनेटरी विंड बोलते हैं, ऊपर से जेट स्ट्रीम है। अब होता क्या है, अगर इस चीज को समझ रहे हैं, बेसिक बातों को समझ रहे होंगे, तो हम बात करते हैं अब पैसिफिक ओशन के बारे में। एग्जाम्पल जो कैलिफोर्निया में घटना हमारी घट रही है, देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया। ये कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये यूरेशिया हो गया, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है। यहाँ से हमारा आकर के इक्वेटर हमारे यहाँ से गुजर रहा है, ये इक्वेटोरियल लाइन है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूँ हम लोग यहाँ पे, ये हमारा कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया स्टेट है, कहाँ का, यूएसए का। और इक्वेटर के पास यहाँ पर हवाईयन आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड है, यूएसए का हवाईयन आइलैंड्स ग्रुप है। यहाँ पर क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, सन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो पूरा पैसिफिक ओशन नॉर्थ को जो है धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और ये हाईलैंड है, तो यहाँ पर इस यहाँ के आसपास की हवाएं और ज़्यादा गर्म हो जाती है, और लो प्रेशर का चूंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्म होती है, तो यहाँ के आसपास का वाटर जो है वेपराइज होने लगता है, पूरा वेपराइज। जैसे लगता है कि बर्तन में जिस प्रकार से पानी को गर्म करते हैं, उस प्रकार से पूरा ओशन यहाँ का क्या होता है, गर्म होता है। और यहाँ से वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठते हैं, और ये जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ होते हैं, तो ये जेट स्ट्रीम के द्वारा
ये इसके द्वारा जो जेट स्ट्रीम ऊपर की तरफ है, तो जेट स्ट्रीम के द्वारा जो है ये विंड जो है इधर की तरफ, जो वाटर वेपर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किधर की तरफ मूव करते हैं, कैलिफोर्निया की तरफ। जो यूएसए का जो पश्चिमी तट है उधर की तरफ ये मूव करने लगते हैं। और जब मूव करते हैं तो ये पश्चिमी तट के पास आकर के ये टकराते हैं। और जानते हैं कि यूएसए का जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है। ठीक है, क्या है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के पास जब आता है तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के सहारे ये जो विंड है वो ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात किया है फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में। तो फिर से मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ एटमॉस्फेरिक रिवर कैसे फॉर्मेशन होता है, इसको समझ लीजिए। एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में मैंने ये बताया कि एटमॉस्फेरिक रिवर के फॉर्मेशन में क्या होता है कि हवाईयन आइलैंड के आसपास या पैसिफिक ओशन जो होता है, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन जो है वो गर्म होने लगता है। और गर्म होने के बाद जो है वहाँ सूर्य जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो धीरे धीरे वो जो वहाँ जो पैसिफिक ओशन गर्म होने लगता है और काफ़ी तेज़ी से इवेपोरेट करने लगता है। और ये हवाईयन आइलैंड के पास शुरुआत होती है और ऊपर की तरफ ये जाने लगते हैं। ऊपर की तरफ जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर पे जब पहुँचते हैं धीरे धीरे ठंडा होते हैं और ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहाँ से जेट स्ट्रीम के द्वारा ये जेट स्ट्रीम जो है, ये जेट स्ट्रीम, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो ये जेट स्ट्रीम जो है जिसकी दिशा कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व। जेट स्ट्रीम की दिशा जो है कैसी होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये जेट स्ट्रीम जो है इन वाटर ड्रॉपलेट्स को ले जाता है किधर, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा था जो कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के द्वारा ऐसा होता है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर्स। अब प्रेसिपिटेशन कैसे होता है इसके द्वारा, आइए उस प्रक्रिया को हम समझते हैं कि प्रेसिपिटेशन किस प्रकार से संपन्न होता है एटमॉस्फेरिक रिवर के द्वारा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा समय दे देता हूं, आप अगर इसको उतारना चाहते उतार सकते हैं, किस स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लेना है तो। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है बात करते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में कि प्रेसिपिटेशन जेट स्ट्रीम से किस प्रकार से होता है। देखिए, प्रेसिपिटेशन जैसे कि हमने बताया कि जो यूएसए का हमारा ये भाग है, यूएसए, ये कैलिफोर्निया है। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कास्केड रेंज, कोस्टल रेंज, रॉकी माउंटेन, सिएरा नेवादा, बहुत सारे के माउंटेन यहाँ पर माउंटेन के प्लस चेन पाया जाता है, सीरीज पाई जाती है यहाँ पर, ये पाया जाती होता है। अब होता क्या है कि ये भी जानते हैं कि माउंटेन है तो इसकी कुछ हाइट होगी, तो इसको अगर हम लोग एक्स मान लें, इधर हम वाई मान लेते हैं और इसको जो है डायग्राम को हम यहाँ बनाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स, इधर हो गया वाई, एक्स वाई सेक्शन ले लिया। अब होता क्या है, इधर हमारा पैसिफिक ओशन है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी डायग्राम को जो है हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। इधर में जैसे कि ये कौन था, पैसिफिक ओशन है, ये हमारा पैसिफिक ओशन, इधर में क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई पैसिफिक ओशन। अब यहाँ से जो वाटर वेपर जो था, जो सीरीज वाटर वेपर का रहा था, क्लाउड का सीरीज आ रहा था, यहाँ से आने के बाद ये टकराते हैं, यहाँ से आने के बाद ये जो क्या होते हैं, टकराते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टकरा रहे हैं, टकराने के बाद जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे उठते हैं, इनका अपलिफ्टिंग होता है। और जब अपलिफ्टिंग होता है तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, जो वाटर क्लाउड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। और ये कंडेंसेशन अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम पे होता है, अगर निगेटिव अगर हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तब तो ये सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अगर प्लस में अगर है ये, तो यहाँ पर किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। अगर यहाँ पर कंडेंसेशन 0 डिग्री और 0 डिग्री प्लस या माइनस में होता है, उसके आधार पर ये होता है। लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक और, चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात यहाँ पे है कि आप यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस के बारे में आप बता सकते हैं। एक फार्मूला होता है कंडेंसेशन के बारे में बात करें, एक होता है रिलेटिव हाई, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी
बटा में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी गुणे 100। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बटा में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी गुणे 100 भी क्या है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये यहाँ पर जब वाटर क्लाउड्स आते हैं या जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब यहाँ पर आते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं। जब ठंडा होने लगते हैं तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो धीरे धीरे क्या होता है 100% के पास पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब गिरता है तो उसकी कैपेसिटी भी क्या होती है, गिर जाती है। जब गिर जाती है तो सेचुरेशन होने लगता है। सेचुरेशन होने के बाद उसके बाद कंडेंसेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और कंडेंसेशन की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है और कंडेंसेशन ये माइनस या प्लस किस पे हो रहा है उसके आधार की प्रॉपर्टी निर्धारित होता है। और जब कंडेंसेशन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होती है, प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो टेम्परेचर गिरने का मतलब कि कैपेसिटी कम होगा। ये अगर गिरेगा, अगर कम होता है तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि रिलेशन आप देख सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं क्या रिलेशन उल्टा है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और 100% हो जाता है, 100 होने के बाद कंडेंसेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और प्रेसिपिटेशन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेशन हमने देख लिया पहले। अभी हमने क्या बात कर लिया, प्रेसिपिटेशन के बारे में कि इसमें प्रेसिपिटेशन एटमॉस्फेरिक रिवर से इस प्रकार से होती है। अब बात है वेदर फिनोमेना के बारे में कि वेदर फिनोमेना किस प्रकार से होता है। तो वेदर फिनोमेना के बारे में आप तो यह बता चुके प्रेसिपिटेशन के बारे में। और वेदर फिनोमेना बारे में है कि यह क्या होता है कि इससे काफी अच्छी वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ये स्थिति ये है कि कैलिफोर्निया जैसे राज्य में एक दिन में 5 इंच से अधिक वर्षा हो जाती है। 5 इंचेज, एक दिन में 5 इंच से ज्यादा वर्षा। आप समझ सकते हैं कि कैलिफोर्निया जैसे राज्य में जब एक दिन में 5 इंच से ज्यादा वर्षा हो रही है तो कितने बड़े पैमाने पर वहां पे फ्लडिंग और ये हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग की स्थिति उत्पन्न वहां पे हो गई होगी। इसी प्रकार से इससे भी विशेष जगह पर किसी दूसरे इससे भी ज्यादा वर्षा हो सकती है। लेकिन कैलिफोर्निया में स्थिति है कि एक दिन 5 इंच से ज्यादा वर्षा हो जाती है और स्थिति काफी भयानक हो जाती है। क्योंकि वो इलाका जहाँ पर होता है इतने अधिक रेनफॉल के लिए बियर करने के लिए ड्रेनेज उसको बियर नहीं कर पाते हैं और फ्लड सिचुएशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये था, कभी कभी ड्राई एरिया में अगर ये उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ के लिए वरदान भी साबित हो जाता है विशेष समय पर। और कभी कभी जहाँ पर फ्लड है अगर ये सिचुएशन होगा तो ओवर फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाती है जो काफ़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो ये था वेदर कंडीशन, वेदर के बारे में। अब इसको जैसे हमने बताया कि लिखा हुआ कि पाइन एप्पल भी इसको कहा जाता है, पाइन एप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है। पाइन एप्पल एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत हवाईयन आइलैंड से होता है। और हवाईयन आइलैंड जो है पाइन एप्पल के लिए फार्मिंग के लिए जाना जाता है, पाइन एप्पल के लिए। इसीलिए जब वहाँ ओरिजिन होता है और वहाँ से वेस्ट कोस्ट की तरफ जाता है यूएसए का तो इसको कह दिया जाता है पाइन एप्पल एक्सप्रेस। क्योंकि हवाईयन आइलैंड से शुरू होता है और हवाईयन आइलैंड जो पाइन एप्पल के लिए जाना जाता है इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है, पाइन एप्पल एक्सप्रेस। इसके अलावा कई जैसे कि ट्रॉपिकल पेलूम, ट्रॉपिकल कनेक्शन, इसके बाद है मॉइस्चर पेलूम, मॉइस्चर पेलूम का है वाटर वेपर सर्ज, अगला है क्लाउड बैंड और पाइन एक्सप्रेस तो है ही। इतने नाम से जाना जाता है एटमॉस्फेरिक रिवर को, एटमॉस्फेरिक रिवर, पाइन एप्पल एक्सप्रेस, ट्रॉपिकल पेलूम, ट्रॉपिकल कनेक्शन, मॉइस्चर पेलूम, मॉइस्चर वेपर सर्ज और क्लाउड बैंड। तो आप 23 के परीक्षा के मुख्य परीक्षा यूपीएससी के लिए आप ऑप्शनल और जीए दोनों के लिए इसकी तैयारी आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। जो भी अगर आपके पास सुझाव हो, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।